दैट की एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की क्लास में मैं आपको जो बताऊंगा या जो बात करने चल रहे हैं वो हम लोग किस पर बात करेंगे, द स्ट्राइफ जो उनका प्ले है उसको लेकर के जो हम लोग बात करेंगे। एंड रिमेंबर दैट व्हेन यू टॉक अबाउट दिस प्ले यू जस्ट गेट सम कैरेक्टरिस्टिक्स, सम फीचर्स, उसका अपना कुछ ना कुछ चीजें होगा, उसका कैरेक्टर्स होंगे, समरी होगी, थीम होगा, प्लॉट होगा। अगर किसी भी प्ले का या किसी भी नावल का 4-5 पॉइंट अगर क्लियर हो जाए, एक तो उसका सेटिंग क्लियर हो जाए, उसकी थीम क्लियर हो जाए, उसके कैरेक्टर्स क्लियर हो जाए, और एक अगर उसकी स्टोरी आ जाए दिमाग में, तो मोस्ट प्रोबेबली ये उम्मीद की जाती है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे। लेकिन आपको मैं हर लेक्चर में ये ज़रूर बताता हूँ कि जितना मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ उससे 2 कदम आगे जाकर के आपको पढ़ना है। अगर आज मैं आपको स्ट्राइफ को लेकर के कोई बात रखता हूं तो अनडाउटली वह आपको समझने के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। लेकिन मैं हमेशा सा कहता हूं कि मेरे पढ़ाने के बाद या मेरे नोट्स शेयर करने के बाद जो भी मटेरियल इससे रिलेटेड और आप पाइए वहीं पर उसको नोट कर लीजिए। वेदर यू फाइंड एनी मटेरियल फ्रॉम एनी बुक, वेदर यू फाइंड ऑनलाइन कंटेंट, तो जो बता आपको रहे हैं, जो आपको करा रहे हैं, अनडाउटली ये आपके लिए हेल्पफुल है, ये आपके लिए एक रास्ता तैयार करता है। लेकिन आपको थोड़ा सा समय दे करके, आधा पौना घंटा और समय दे करके आपको ये कोशिश करना चाहिए कि क्या स्ट्राइव से रिलेटेड और मैटर मुझे कुछ मिल रहा है या कोई और चीजें हमें मैं गेन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि जो वर्क है वह एक डिटेल में एक उसका थीम जैसे मैंने बताया होता है, प्लॉट है, सेटिंग है, कैरेक्टर्स है, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है कि यू हैव टू डू सम एक्स्ट्रा एफर्ट टू गेट सम मटेरियल या टू नो अबाउट कैरेक्टर, चीज़ों को जो है, क्योंकि 1 घंटे की क्लास में हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी समरी पर एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि ये सिचुएशन रही है। बट उसी सिचुएशन को अपने माइंड में रखते हुए आपको उसकी आगे की जो एक कह सकते हैं आगे का जो रास्ता है तय करना है। तो again, you are most welcome in this session, and now most of the people have joined us. You know it very well कि one of the most successful batch for TGT, and ये और सबसे चीप और बेस्ट बैच रहा है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। और काफी लोग जो है दूर दूर से भी जुड़े हुए हैं। गोपाल भाई कलकत्ता से जुड़े हैं और भी फ्रॉम वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। Remember that in today's play we are going to talk about the strife, and before taking the play again I would like to make the background कि जब भी आप जॉन गाल्सवर्दी को लेके बात करते हैं तो एक चीज हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए। What is that thing? That is the Marxist ideology. That is the class struggle. मैंने कल भी आपको अपने उस लेक्चर में बताया था कि अगर आप जॉन गाल्सवर्दी को समझना है, जॉन गाल्सवर्दी को लेकर के बात करनी है या उनके वर्क को ध्यान में रखना है, तो ऑलवेज यू हैव टू कीप इन माइंड दैट ही वाज द वॉइस ऑफ whom, he was the voice of the labor class, he was the voice of the daily wages, laborers. And especially in his work you find what, in his work you find the relationship between the aristocratic and the people who come या people who belong to मिडिल क्लास और लोअर क्लास। जो एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं, उनके रिलेशनशिप को लेकर के बात की जाती है इन मोस्ट ऑफ हिज वर्क। सो व्हेन यू गो विद द स्ट्राइक ऑलरेडी यू गेट द पॉइंट कि in this play, you find what you find कि workers on strike. They are not only on strike, but they are on prolonged strike. PROLONGED, एक लंबी स्ट्राइक पर चल रहा है। तो जो वर्कर है ये ऐसे वर्कर नहीं है जो किसी लैंड में काम कर रहे हैं, वे ऐसे वर्कर नहीं है जो किसी लैंडलॉर्ड के खेतों में काम कर रहे हैं या वहाँ की कल्चर को दिखाया गया है। Try to understand कि Victorian age was remarkable for industrial life and modern age was remarkable for mechanical life. विक्टोरियन एज में इंडस्ट्री तो आई है लेकिन मॉडर्न एज में उसी इंडस्ट्री का एक्सटेंशन होता है व्हेन वी फाइंड मशीन, द यूज ऑफ मशीन इन आवर लाइफ। व्हाट हैपेंड दैट कि
आपको ये भी पता है कि कितना ज्यादा काम पहले लोग करते थे, 18 घंटे 14 घंटे कोई काम डिसाइड नहीं था, जितना काफी काम लिया जाता था और काम के बदले जो वेतन दिया जाता था वो कम था। लेकिन जो काम के घंटे थे, इट वाज नॉट डिसाइडेड, फाइनली इट वाज नॉट डिसाइडेड एट ऑल। उसी को लेकर के 1832 में रिफॉर्म बिल पेश किया जाता है टू अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल। मैं थोड़ा सा सिचुएशन क्रिएट करता हूँ कि विक्टोरियन एज में व्हाट डू यू फाइंड एंड हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि द पार्टिकुलर एज ऑफ इंडस्ट्री, एज ऑफ मशीन, एज ऑफ द मास माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी एरिया। जब गांव से लेकर के लोग शहरों की ओर पलायन किए रोजगार की तलाश में, तो आप देखते हैं कि कितना ज़्यादा दिक्कतें या दुश्वारियां उनके सामने आती हैं। कहने के लिए कि एज ऑफ इंडस्ट्री था, कहने के लिए कि एक ऐसा एज था जो एज ऑफ मशीन था, एज ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी का एज था। थिंग्स वर चेंजिंग, लेकिन जो चीज़ें बदल रही थी, क्या वह हर आदमी के जीवन में खुशियां ला रही थी? क्या हर आदमी के जीवन को प्रभावित कर रही थी? You find that no, not at all. Those who were the owner of the factory, they enjoyed their lives. They got each and everything, whatever they expected. They got each and everything. उन्होंने हर सब कुछ प्राप्त किया। तो एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ओनर ऑफ द फैक्ट्री थे, ओनर ऑफ द फैक्ट्री ने हर चीज को जो है क्या किया, अपने हाथ में ले रखा था। और जो वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री थे, उनके अकाउंट में क्या आता है, only sweet, SWEAT, and SWEET, that was in the account of whom? That was in the account of the owner of the factory. ओनर ऑफ द फैक्ट्री ये सोचते हैं कि मैं तो पैसा लगा रहा हूँ और मेरा पैसा जो है लगेगा, कहीं फैक्ट्री को डैमेज ना हो, नुकसान ना हो, मैं घाटे में ना आ जाऊँ। अनडाउटली ये एक पॉइंट हो सकता है, बट द क्वेश्चन इज दैट कि व्हेन यू टॉक अबाउट कि यू आर जस्ट स्पेंडिंग मनी टू रन योर फैक्ट्री, तो उस फैक्ट्री को रन करने के लिए एक दूसरा पिलर भी है, और वह पिलर कौन है? लेबर क्लास है। वह लेबर क्लास कहाँ से आया है? गांव से आया है। वो भी इंसान है, उसके लिए भी फूडिंग, लॉजिंग, वाटर, उसके बच्चों की एजुकेशन, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। सो ये चीज है कि क्या ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमनिज्म की बात वर्ड्सवर्थ की पोयम में है, जो ह्यूमनिज्म और ब्यूटी की बात जॉन कीट्स में है, जो टीएस इलियट ने भी आवाज उठाई थी बाद में, उसके पहले एलिजाबेथन एज में भी जो तमाम बातें ह्यूमनिज्म की उठी है, रिनेशा में जो ह्यूमनिज्म आया था, सवाल उठता है कि क्या वह विक्टोरियन एज में दम तोड़ देता है? Why the people are not thinking about those people who are helping them, who are working in the factories? Why they are not thinking? Why they are not treating them as human being? तो यहीं से आप देखते हैं कि जब कन्फ्रंटेशन होगा, जब गैप होगा, तो उस गैप में क्लैश भी होगा। चाहे जो है आपका गैप हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो, गैप का मतलब डाउट, डिस्प्यूट और डिस्ट्रैक्शन के नाम पर, जो मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं, तब भी क्या होगा? डिस्ट्रैक्शन होगा, क्लैश होगा। चाहे इकोनॉमिक गैप हो बिटवीन द पीपल और एमंग द पीपल, बिटवीन द टू क्लासेस, द रिच एंड द पुअर, इफ यू फाइंड गैप, तो गैप आने वाले समय में जब वाइड गैप में तब्दील हो जाएगा, तब वह क्लैश की जगह ले लेगा। अगर गैप को वक्त रहते उसको हीलिंग टच दिया जाए, उस गैप की वजह से जो घाव उभर करके आए हुए हैं, अगर उनको भरने की कोशिश की जाए, तो रिमेंबर दैट कि यह क्लैश की शक्ल नहीं लेगा। बट यू फाइंड दैट नो, नॉट एट ऑल। जो विक्टोरियन एज के लोग थे, उन्होंने इसकी कोशिश नहीं की, बिकॉज फॉर द पीपल हु वर लिविंग इन विक्टोरियन एरा, उनके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट था? मटेरियलिस्टिक लाइफ इंपॉर्टेंट था। उनके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट था? मैकेनिकल लाइफ इंपॉर्टेंट था। दे वर नॉट गिविंग वैल्यू टू ब्लड रिलेशन, they only want to earn money, more and more money, they want to accumulate, not only they were earning but spending those money either and either। जैसा कि मैंने आपको बताया था कल वाले अभी ड्रामा में सिल्वर बॉक्स में, कि कैसे जो है एक बड़े घराने का लड़का शराब पी करके आता है, लेट पार्टी ज्वाइन करता है, तो जो पैसा है जिसको जरूरत है उसके हाथों में नहीं है, जिसके पास है, और वो उसको मिसयूज कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही चीजों को, कुछ ऐसी ही घटनाओं को बदले हुए कलर में लेकर के, कुछ ऐसी ही चीजों को बदले हुए सेंटीमेंट में, बदली हुई भावनाओं के साथ लेकर के नाउ द राइटर जो आपके हैं जॉन गार्ड्सवर्दी, उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि व्हेन यू टॉक अबाउट दिस ऑथर, always remember that he doesn't talk about
any world that is related to fairy, anything that is related to king, queens, landlords or ladies. No, not at all. You find that the culture has changed, you find that the situation has changed, you find that the social structure has changed. Instead of landlords, landladies, courtiers and ministers, you find whom? You find owner of the factory. जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनका कल्चर है, वही जो कभी राजा महाराजा थे आज उनके हाथों में फैक्ट्री है, उनके हाथों में पैसा है, दे आर इन पावर। और कभी उन्हीं जो है राजा महाराजाओं के दरबार में जो एक तरह से वर्कर का काम करते थे, आज वही लोग जो है उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो जो रिलेशनशिप है, सिचुएशन बदल गई है, आप कह सकते हैं कि उसका रूप बदल गया है, लेकिन समस्या आज भी है। और प्रॉब्लम्स कौन सी है? इलिटरेसी, अनएजुकेशन, अनएजुकेशन मीन्स लैक ऑफ एजुकेशन, अनएजुकेटेड पीपल, पॉवर्टी, क्लास स्ट्रगल, जेंडर गैप, ये सब पूरा, खासकर जेंडर गैप मैं इसमें भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपको देखने को मिलता है। सो यू कम टू नो कि ये जो पूरा सिचुएशन है, उस पार्टिकुलर सिचुएशन को हमें समझने की कोशिश करना कि व्हाट द प्रॉब्लम वी फाइंड। प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेसी, प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, पॉवर्टी, प्रोस्टिट्यूशन, क्लास स्ट्रगल, इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, so many things. So in the novel of John Galsworthy, in the plays of John Galsworthy, what do you find? You find only and only one thing. And what is that thing? That is social issues, social challenges and social problems. उन सब चीजों को आप पाते हैं, उन सब चीजों को आप लेकर के चलते हैं। आवाज मेरी जा रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So I was telling you कि you all are getting what you all are getting, social issues, social challenges and social problem. So मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आवाज आपको नहीं जा रही है? सर जा रही है। आ रही है सर, आ रही है, आ रही है सर, आ रही है। या हम ही को कम सुनाई पड़ रहा है? So I was telling you कि yeah, you find social issues, social challenges, social problems, और यह जो social issues, challenges और problems है based on the ground of reality. It reflects the society in which you and I live. यह उस समाज का आईना है जिसमें आप और हम रह रहे हैं। यह उस समाज का आईना है जिसमें लेबर क्लास दम तोड़ रहा है। यह उस समाज का आईना है जिसमें लेबर क्लास कठिन परिश्रम करता है, लेकिन उस परिश्रम के बदले उसको नसीब क्या होता है उसको लेकर के बात की गई है। यह उस समाज के दर्द को बयां करता है जिसमें आप ये देखेंगे कि स्ट्राइक पर जाने की वजह से क्या लेबर क्लास के जो फैमिली के जो लोग हैं, जो उनकी वाइफ्स हैं, जो उनके चिल्ड्रन हैं, वे भूखमरी के कगार पर है एंड दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लाइन, और वो लगभग पतन के कगार पर है। यह उसकी आवाज को बुलंद करता है। यह जो ड्रामा है यह उस समाज को भी बताता है जहां पर लेबर क्लास का सप्रेशन हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जहां पे लेबर क्लास को कहीं ना कहीं एक तरह से ऐसा समझा जाता है कि जैसे लेबर क्लास इज ओनली मशीन, एज इंडस्ट्री का जो टूल है, जो मशीन का टूल है, उसको जितना आप काम लेना चाहें आप काम लीजिए, वो चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं। तो ऐसा लगता है कि जो ओनर ऑफ द फैक्ट्री है, दे ट्रीट लेबर क्लास, दे ट्रीट द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री हाउ, वे उनको जो है केवल और केवल जो है आप ये समझने की कोशिश करिए कि मशीन के रूप में ट्रीट करते हैं। दे थिंक दैट दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग, दे थिंक दैट दे डोंट हैव हार्ट, दे थिंक दैट दे डोंट हैव इमोशन, दे डोंट हैव फीलिंग्स, they can be treated only as machine and no cry, there will be no weeping, no tears, no emotion, no unlocking of heart and things. So you can just understand the mechanical life of modern era. You can just understand the Victorian का जो situation रहा होगा, and even you will come to know कि जो उस समय का जो Are you getting my voice? मुझे क्यों लग रहा है कि आप लोगों को आवाज नहीं जा रही है? सर आ रही है, सर आ रही है। सर आपको क्या हो गया है सर? बहुत खुश है। पता नहीं क्यों जो है। Sir, keep away the headphones, sir, and start talking. Okay.
Now are you getting my voice? Yes, बहुत sir. कम आ रही है Yes, सर। sir. Okay, okay, okay. Now I'm getting. Now I'm getting no problem at all. So remember Okay. that कि we are talking about this particular play और इस प्ले को लेकर के सबसे पहले मैं कैरेक्टर को लेकर के बात करता हूँ कि अगर आप देखेंगे कि इसमें फैक्ट्री ओनर्स और जो लेबर क्लास है उसकी, आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिए बस। आप लोग कह रहे होंगे कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ, मुझे जब भी मैं अभी पढ़ाने चलूँ मुझे मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आ रहा है कि आपको शायद आवाज नहीं जाए। खैर, तो नहीं अभी तक ऑफ आ रहा है। yeah, we are talking about 1 minute. क्या हुआ सर को? सर को क्या हो रहा है ये? नहीं सर, आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हैं। नजर लग गई है। गर्ल्स आप नहीं, लोग जॉन गर्ल्स आप लोग वर्दी आज स्क्रीनशॉट कंप्लीट लिए? हो जाएंगे ना। हमको तो लगता है पढ़ा भी नहीं आप पाएंगे लोग आज सर आज। स्क्रीनशॉट लिए? हेलो नहीं आप लोग Yes, sir. स्क्रीनशॉट लिए सुनील जी? हाँ गोपाल जी। स्क्रीनशॉट लिए सर? Yeah. So remember that कि we were talking about characters, हम लोग कैरेक्टर्स को लेकर के बात कर रहे थे और कैरेक्टर में अगर आप देखेंगे कि एक आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पूरा का पूरा एक क्लैश है और वह क्लैश किसके बीच में है? वह जो क्लैश है वह यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि फैक्ट्री वर्कर्स और ओनर को लेकर के जो है, तो दोनों का नेचर अलग अलग है और दोनों का एक कॉन्सेप्ट अलग अलग है, उसको लेकर के आपको ध्यान में रखना है। सबसे जो पहला कैरेक्टर है वो मैं बात कर रहा हूँ साइमन हार्नेस, ये कैरेक्टर है SIMON। अभी जैसी क्लास ओवर होगा मैं पूरा मैटर आपको भेज दूंगा। तो ये कैरेक्टर है साइमन हार्नेस और ये जो साइमन हार्नेस है ये ट्रेड यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। हम सारे लोग जानते हैं कि ट्रेड यूनियन होता है। ट्रेड यूनियन में आप ये समझ सकते हैं कि जो ट्रेड यूनियन है वो, मैं नहीं कहता हूँ कि वो एकदम से एरिस्टोक्रेटिक क्लास, लेकिन उनकी हालत काफी बेहतर होती है ट्रेड यूनियन। और ट्रेड जो यूनियन है उनका सीधे रिलेशन किससे होगा? फैक्ट्री वर्कर से। वहां से जो प्रोडक्शन आता है उस पार्टिकुलर प्रोडक्शन को मार्केट में लेके जाते हैं और उनका अपना बिजनेस है, तमाम चीजें। इवन यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि बिजनेस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे लगता है कि अगर सही से चल रहा है तो कितना तेजी के साथ वो फ्लरिश करते हैं, कोई भी बिजनेस होगा। इवन यू कैन जस्ट टेक द एग्जांपल, केवल एजुकेशन सेक्टर में पिछले 2 सालों में जो है बहुत ज्यादा पैसा लगा, खासकर ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर। और हो सकता है आप सारे लोग वाकिफ हो कि बायजूस जो कंपनी है, बायजूस कंपनी कितनी तेजी के साथ इंडिया में और आज दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी अगर कहा जाए दुनिया की है, जो एडू सेक्टर में है और उसका 37,000 करोड़ का बिजनेस है। एक आदमी अगर आप उस समय मिलेगा तो आप उसको देखिएगा, और आकाश को भी उसने परचेज कर लिया, तमाम चीजें। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो ट्रेड यूनियन है वह एक बड़ी चीज है और उन लोगों का अपना एक कल्चर होता है, अपना एक उनका उठना बैठना रहना, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। तो उस ट्रेड यूनियन के जो लीडर हैं, उनके लीडर का क्या नाम है? साइमन हार्नेस। रिमेंबर दैट, यू फाइंड दैट देयर इज अ मैन और उस मैन का क्या नाम है? साइमन हार्नेस। साइमन हार्नेस क्या है? रिप्रेजेंटिंग ट्रेड यूनियन। नेहा जी से मैं जानना चाहूंगा कि नेहा, जो भी मैंने बताया कि ट्रेड यूनियन को रिप्रेजेंट कौन करता है? नेहा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, सर साइमन हार्नेस। साइमन हार्नेस। तो एक एक कैरेक्टर में बताता चल रहा हूँ, आपसे मैं क्वेश्चन भी लूंगा कि साइमन हार्नेस जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ट्रेड यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। There is another character David Roberts. There is another character David Roberts. जो डेविड रॉबर्ट्स है, लीडर ऑफ द मेन कमिटी। ये कौन है? लीडर ऑफ द मेन कमिटी। मेन जो स्ट्राइक पर गए हुए हैं उनके लीडर डेविड रॉबर्ट्स। यू विल कम टू नो कि डेविड रॉबर्ट्स ही इज व्हाट इज द लीडर ऑफ द मेन कमिटी। जो मेन कमिटी है उसकी वो लीडर है।
तो इस तरह से जो है वो कर रहा है। और मैं गोपाल जी आर यू गेटिंग माई वॉइस गोपाल जी? Yes, sir. या कैन यू टेल मी हु इज डेविड रॉबर्ट्स? Sir, he is the leader of the men's committee. लीडर ऑफ द मेंस कमेटी, या लीडर ऑफ द मेंस कमेटी है। सो रिमेंबर दैट कि व्हेन यू गो, तो पहला कैरेक्टर जो बताया गया है साइमन हार्नेस रिप्रेजेंटिंग ट्रेड यूनियन, जो दूसरा कैरेक्टर है डेविड रॉबर्ट्स लीडर ऑफ द मेंस कमेटी। ऑलरेडी यहीं से पता चल रहा है कि कन्फ्रंटेशन होगा, कि जो मेंस कमेटी है, जो लेबर क्लास है, उनका भी अपना एक नेता है जिसका क्या नाम है डेविड रॉबर्ट्स, और ट्रेड यूनियन के भी अपने नेता साइमन हार्नेस। उसके अलावा जो है एक और थर्ड कैरेक्टर पे अब मैं बात करता हूँ, और मैं शमामा जी से क्वेश्चन लेना चाहूंगा। पहले शमामा जी ध्यान से सुन लें कि थर्ड कैरेक्टर जॉन एंथनी, जॉन एंथनी है। और जॉन एंथनी क्या है? ही इज एल्डरली चेयरमैन। जॉन एंथनी एल्डरली चेयरमैन। सो ये चीज ध्यान में रखना, इसका मतलब कि जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री वो क्या है चेयरमैन है जॉन एंथनी। तो शमामा मैं जानना चाहूंगा कि हु इज जॉन एंथनी? John Anthony is a chairman of company. या ही इज द चेयरमैन, एंड चेयरमैन में एल्डरली चेयरमैन, कई उसमें जी। चेयरमैन के पोस्ट पे है, लेकिन वो एल्डरली चेयरमैन है। तो जॉन एंथनी, इसका मतलब कोई ना कोई एक कंपनी है, उस कंपनी के जो है क्या है जॉन एंथनी जो है क्या है चेयरमैन है। उसके पहले ट्रेड यूनियन के जो लीडर है उनका नाम साइमन हार्नेस है, और इसके बाद लीडर ऑफ द मेंस कमेटी है जिनका नाम क्या है डेविड रॉबर्ट्स है। नाउ सेकेंड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट कैरेक्टर कि जॉन एंथनी की एक बेटी है। मैंने आपको जैसे अभी पहले बताया था कि जॉन एंथनी क्या है। जॉन एंथनी जो है एल्डरली चेयरमैन है। जॉन एंथनी की एक बेटी है, और बेटी है तो अगर फादर के पास पैसा बड़े घराने से है, तो कहीं ना कहीं बेटी भी उसी घराने से बिलोंग करती है। और जो बेटी का है, बेटी का नाम है एनिड अंडरवुड, ENID, एनिड अंडरवुड। So you come to know he has a daughter, and the name of the daughter is Enid Underwood, ENID, Enid Underwood, UNDERWOOD। मैं सुनील जी से जानना चाहूंगा, सुनील जी जॉन एंथनी की बेटी का क्या नाम? एनिड अंडरवुड सर। या एनिड अंडरवुड, उसका नाम क्या है? एनिड अंडरवुड। नाउ उसके अलावा अगर आपको याद होगा कि मैंने अभी आपको बताया था डेविड रॉबर्ट्स के बारे में, तो जो डेविड रॉबर्ट्स हैं वुमेन्स कमेटी के लीडर हैं, और डेविड रॉबर्ट्स की वाइफ है, डेविड रॉबर्ट्स की वाइफ है जिनका क्या नाम है, जिनका नाम एनी है, ANNI, ANNI। ध्यान से सुनिएगा, यू डोंट हैव टू कंफ्यूज बिटवीन एनिड एंड एनी। रिमेंबर दैट कि रॉबर्ट्स, जो डेविड रॉबर्ट्स हैं उनकी वाइफ है जिनका क्या नाम है एनी है। और एनी जो है वह क्या है कि वह उस क्लास को रिप्रेजेंट करती है जहाँ पे क्या है लैक ऑफ, आप कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज उतना ज्यादा नहीं है, पैसा नहीं है। हस्बैंड उनके अनडाउटली आप कह सकते हैं कि लीडर ऑफ द मेंस कमेटी है। लेकिन जो एक आवाज मेल की है, उस मेल की आवाज या उस लड़ाई की वजह से फैमिली कितना सफर करती है वो भी यहाँ पर दिखाया गया। तो एनी क्या, एनी रॉबर्ट्स वाइफ है। और जो एनी है वो एक तरह से मेड भी है किसके यहाँ, एनिड अंडरवुड के यहाँ। जो एनिड अंडरवुड जो डॉटर है, किसके यहाँ की डॉटर है, किसकी डॉटर है, जॉन एंथनी की। उनके यहाँ वो जो है मेड भी है। तो मैं जानना चाहूंगा चक्रेश जी से कि चक्रेश जी आवाज जा रही है? चक्रेश जी, वर्तिका मैडम, सर या वर्तिका मैडम, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो एनी है, एनी किसकी वाइफ है और किसके यहाँ वो मेड सर्वेंट? Yes, sir. सर एनी जो है डेविड की वाइफ है, और ये जो एनिड अंडरवुड है उनके यहाँ मेड सर्वेंट थी। उनके यहाँ ये maid लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और पैसा नहीं, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करती है। रिप्रेजेंट करती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे बात करनी है वो क्या है, वो है हेनरी टेक। एक और कैरेक्टर है जिनका नाम है हेनरी टेक। हेनरी टेक जो है क्या है, ही इज अ कंपनी सेक्रेटरी। हेनरी टेक इज अ कंपनी सेक्रेटरी, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। तो हेनरी टेक जो है एक जो है वो जो है आपकी कंपनी सेक्रेटरी है। मैं चक्रेश जी से जानना चाहूंगा कि चक्रेश जी हेनरी टेक कौन है, हु इज हेनरी टेक?
सर कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, ओके, ही इज अ कंपनी सेक्रेटरी। एक और जो है आपके एक और एडगर एंथनी है। एडगर एंथनी वो चेयरमैन के बेटे हैं, चेयरमैन सन है, तो एक और कैरेक्टर है एडगर एंथनी भी है। सो इन दिस वे यू फाइंड व्हाट इन दिस वे की इन दिस प्ले देयर आर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, साइमन हार्नेस रिप्रेजेंटिंग ट्रेड यूनियन, डेविड रॉबर्ट्स लीडर ऑफ द मेंस कमेटी, जॉन एंथनी elderly chairman, Enid Underwood daughter of John Anthony, Annie Roberts wife and maid of Enid, Henry Tate company secretary, Edgar Anthony chairman's son. Now again I would like to tell you that this is a pure play which ultimately reveals the relationship between factory workers and the owner of the factory. यह एक प्योर प्ले है जिसमें उस प्रॉब्लम को लेकर के उठाया गया। यह जो प्ले है 3 एक्ट में है। कितने एक्ट में है? 3 एक्ट में है। एंड यू फाइंड दैट कि यह उनका तीसरा प्ले था। यह उनका कौन सा प्ले था? 3rd प्ले था। इसके अलावा एक और प्ले जॉय के नाम से 1907 ईस्वी में आया हुआ था, एक प्ले जॉय के नाम से, बट जॉय वाज नॉट अ सक्सेसफुल प्ले। जॉय वाज नॉट अ सक्सेसफुल प्ले। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया था, जो सबसे पहले अगर आपको याद होगा एक उनका प्ले द सिल्वर बॉक्स था जो 1906 में आया था, पहला प्ले भी था और सक्सेसफुल प्ले था। उसके बाद उनका दूसरा प्ले जॉय आता है, JOY 1907 में आता है, वह अनसक्सेसफुल रहा है। फिर तीसरा आपका द स्ट्राइप आता है जो उनका सक्सेसफुल प्ले था। स्ट्राइप कितने एक्ट में है? तो 3 एक्ट में है। कौन सा इसमें थीम है? रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्री ओनर एंड द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री। उसके अलावा और किन किन पॉइंट्स को लेकर के बात की गई है? स्ट्राइक, प्रोलॉन्ग्ड स्ट्राइक, STRIK, एक लंबे जो है स्ट्राइक पर जाने की वजह से जो वर्कर्स हैं उनके परिवार की स्थिति क्या, वर्कर्स की मनोदशा क्या। जो मेल कैरेक्टर है, जो हस्बैंड है, वो तो स्ट्राइक पर चले गए, लेकिन जो घर संभाल रही है वो औरतें संभाल रही हैं। औरतों की क्या मनोदशा है, औरतों की क्या कंडीशन है, जब उनके बच्चे भूखे हैं तो व्हाट डू दे फील, वे क्या फील करती है। वे चाहती हैं स्ट्राइक खत्म हो जाए, कोई रास्ता निकल, लेकिन जो मेल है उनकी जिद के आगे सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। लास्ट में जो भी सॉल्यूशन निकले अपना, लेकिन एक यहाँ पे ड्रामेटिस्ट ने बहुत खूबसूरती से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखाया है। और वह कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखाया? वह इम्पोर्टेंट पॉइंट ये दिखाया है कि जो जो एक आप कह सकते हैं स्टेन, पेन, ट्राउमा या साइकी ऑफ वाइफ्स, साइकी ऑफ मदर हु आर होल्डिंग द होल हाउस, जो उनको होल्ड कर रही हैं, या उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, उसको लेकर के वहां पे दिखाया गया कि एक तो 3 एक्ट प्ले है, या उनका 3rd प्ले है। उसके पहले एक दूसरा प्ले आया था जॉय जो अनसक्सेसफुल रहा है। यह प्ले जो है क्या हुआ था, काफी सक्सेसफुल था। शुरू में लोगों ने इसके मैन्युस्क्रिप्ट को स्वीकार नहीं किया, बट लेटर ऑन यू विल कम टू नो कि द पीपल एक्सेप्टेड द मैन्युस्क्रिप्ट। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि इट वाज प्रोड्यूस्ड इन 1909। इसको जो है प्रोड्यूस किया जाता है 1909 में, लंदन में प्रोड्यूस किया जाता है। इट वाज प्रोड्यूस्ड इन 1909 इन लंदन एट द ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर। ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में इसको प्रोड्यूस किया जाता है। और न्यूयॉर्क में भी इसको जो है न्यू थिएटर में, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यू थिएटर एक न्यूयॉर्क में बना था, वह जो है वहां पर यह पहला प्ले है जो परफॉर्म किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि 1909 ईस्वी में यह लंदन में ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में परफॉर्म किया जाता है। इट वाज परफॉर्म्ड इन लंदन इन 1909 इन ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर। और न्यूयॉर्क में या किसमें जो है परफॉर्म किया जाता है? न्यू थिएटर में परफॉर्म किया जाता है। कितना एक्ट है? 3 एक्ट है। कौन सा उनका प्ले था? 3rd प्ले था। और पहला प्ले कौन सा था आपका? मैंने आपको कल ही उसके बारे में बताया था, द सिल्वर बॉक्स 1906 में, जो काफी सक्सेसफुल रहा है। दूसरा प्ले क्या है? जॉय रहा है जो अनसक्सेसफुल रहा है। तीसरा प्ले क्या है? द स्ट्राइफ है, जिसके बारे में हम लोग जिक्र कर 1909 में यह प्ले आता है, और लंदन में ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में, न्यूयॉर्क में न्यू थिएटर में यह परफॉर्म किया जाता है।
एंड रिमेंबर दैट, जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि द प्ले शोज द कन्फ्रंटेशन, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द प्ले शोज द कन्फ्रंटेशन बिटवीन द कंपनी चेयरमैन एंड द लीडर ऑफ द स्ट्राइक। जो कंपनी के चेयरमैन उनके बीच और जो लीडर, जो स्ट्राइक, जो मजदूर वर्ग है उनके जो लीडर है या उनके बीच के कन्फ्रंटेशन को दिखाता है। जो मजदूर के जो लीडर है वो मजदूरों की आवाज है, वो अपनी बात को आगे रख रहे हैं, और जो आपके कंपनी के चेयरमैन है वे अपनी बात को आगे रख रहे हैं। तो ये जो दोनों मेल तबका है, चूंकि कंपनी का जो चेयरमैन है वो भी जो है क्या है, जैसा कि जेंडर में आप देखेंगे यहाँ पर वर्ड जो यूज किया गया चेयरमैन, अब चेयरमैन अच्छा शब्द नहीं माना जाता, अब चेयरपर्सन वर्ड यूज किया जाता है। क्यों? इसलिए कि चेयरपर्सन जो है कॉमन नाउन की ओर इशारा करता है। जब आप चेयरमैन चेयर वुमेन करते हैं तो वहां पे पता चलता है कि आप मास्कुलिन और फेमिनिन की बात कर रहे हैं, मेल या फीमेल की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो चेयरमैन है वो भी मेल है, और जो लीडर के जो एक तरह से वर्कर्स के जो लीडर है वो भी मेल है। उन दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन, एक अपनी बात को कहता है कि मैं सही हूँ, मेरी डिमांड को आपको स्वीकार करना चाहिए, और दूसरा ऐसे है जो कहते हैं कि नहीं, मैं आपकी डिमांड को स्वीकार नहीं करूंगा। तो वी फाइंड इवन इन 21st सेंचुरी की वर्कर्स गो ऑन स्ट्राइक, समटाइम्स टीचर्स गो ऑन स्ट्राइक, दे आस्क टू गवर्नमेंट कि दीज आर माय डिमांड्स, जस्ट कंसीडर। तो इस तरह की चीजें हम लोग पाते हैं, वो वही कल्चर वहां पे भी दिखाया गया। लेकिन उस कल्चर में आप भी देखते हैं कि जब भी स्ट्राइक पर चले गए मजदूर वर्ग, काम नहीं कर रहे हैं, फैक्ट्री बंद है, फैक्ट्री में ताला लगा हुआ है, तो उसका जो सबसे बुरा असर है वो उनके परिवार पर पड़ा। उस पार्टिकुलर चीज को आप देखेंगे, और उसी का एक रिजल्ट निकलता है कि जो लीडर है वर्कर्स का, वह जो है क्या करता है, वह जो है उसकी 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 वाइफ की डेथ भी हो जाती है। तो उसको शॉक लगता है कि लग रहा है इसकी कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, लास्ट में उसकी डेथ भी हो जाती है। यू कैन जस्ट सी। तो एक चीज ये है कि अगर कभी भी ये पॉइंट आता है कि जो प्ले है, इस प्ले का की पॉइंट क्या है, थीम क्या है, तो दैट इज द कन्फ्रंटेशन बिटवीन द कंपनी चेयरमैन एंड द लीडर ऑफ द स्ट्राइक। यह उसका उचित है। अब सवाल ये उठता है कि कन्फ्रंटेशन कैसे, कन्फ्रंटेशन अगर आप रिजिड है, अगर आप रिजिड है किसी चीज को लेकर के, दीज आर माय पॉइंट्स एंड दीज आर माय डिमांड्स, यू हैव टू कंसीडर। तो कंसीडर तो एक अलग चीज है, किसी का आपने अपनी डिमांड मुझे दे दी, मैंने उसको कंसीडर किया, उसमें से 10 पॉइंट थे, 5 को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर आप 10 पॉइंट को करेंगे एक्सेप्ट करिए, तो ये क्या करता है, यह दिखाता है कि आप काफी रिजिड है, और आप 10 पॉइंट्स के नीचे आप कंप्रोमाइज की बात नहीं कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ जो कंपनी का चेयरमैन, वो भी अपनी हिसाब से चीजों को डील कर रहा है। इसको लेकर के क्या होता है कि ये जो विवाद है, इस विवाद को सॉल्व करने के लिए एक बैठक बुलाई गई है, एक मीटिंग होती है। तो आप देखेंगे कि वो मीटिंग या वो बैठक से ही जो है ड्रामा की शुरुआत होती है, और जो ड्रामा का एक्शन है वह 7 फरवरी को दिखाया जाता है कि 7 फरवरी में वह पार्टिकुलर बैठक होती है। और कहाँ पर होती है, एक आप कह सकते हैं एक जगह है, द एक्शन टेक्स प्लेस ऑन 7 फरवरी एट द त्रिनार्था टिन प्लेट। ध्यान से आपको सुनना है, त्रिनार्था, TRENARTHA, त्रिनार्था टिन प्लेट। जिस जगह पे वह जो है मीटिंग लाई गई है, त्रिनार्था टिन प्लेट में, ऑन द बॉर्डर्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। दो कंट्री का बॉर्डर लगता है, इंग्लैंड और वेल्स के बॉर्डर पर एक जगह है, उस जगह का क्या नाम है, त्रिनार्था टिन प्लेट, TRENARTHA, त्रिनार्था टिन प्लेट। और कहाँ पर, ऑन द बॉर्डर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, उसके बॉर्डर पर उसको वहां पे उस पार्टिकुलर मीटिंग को बुलाई गई। बहुत सारे लोग अपने अपने ढंग से वहां पहुंचते हैं, जिसमें ट्रेड यूनियन के जो अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो वर्कर्स के लीडर हैं वो भी है वहाँ पे, चेयरमैन जो फैक्ट्री के हैं वो भी है, सब अपनी अपनी बात, या जो मेंबर्स वगैरह हैं दे ऑल गेदर्ड है, और वे सारे के सारे लोग अपनी अपनी बात को वहां पर रखते हैं। तो क्या सॉल्यूशन निकलता है, क्या चीजें निकल कर क्या थी, किसका क्या रोल है वहां पर, इन मुद्दों को लेकर डिस्कस किया जाता है। ये कहा जाता है कि फॉर सेवरल मंथ देयर हैज बीन अ स्ट्राइक एट द फैक्ट्री। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कन्फ्रंटेशन between chairman of the factory and the leader of the men's union, एक पॉइंट।
दूसरा की जो है देयर इज अ प्रोलॉन्ग, जो आपके वर्कर्स हैं, वर्कर्स आर ऑन प्रोलॉन्ग्ड स्ट्राइक, जो वर्कर्स हैं वे प्रोलॉन्ग्ड स्ट्राइक पर है। ये कन्फ्रंटेशन और इस स्ट्राइक को खत्म करने के लिए एक बैठक बुलाई जाती है। फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं और जो मजदूर वर्ग की जो आवाज को बुलंद करने वाले हैं, उन सबकी एक बैठक बुलाई जाती है। और कहाँ पर बुलाई जाती है? त्रिनाथा टीम प्लेट में, त्रिनाथा टीम प्लेट में बैठक बुलाई जाती है। जब वहां पर वो बैठक बुलाई जाती है तो वो जगह कहाँ पर, इंग्लैंड और वेल्स के बीच में है। और वहां पर जो है साइमन हार्नेस जो ट्रेड यूनियन के, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो साइमन हार्नेस है वो ट्रेड यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। साइमन हार्नेस वहां पर आते हैं और साइमन हार्नेस एक कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं जो है बात करूंगा इससे जो है वर्कर से कि वे अपनी डिमांड को कम करें और स्ट्राइक खत्म। तो चूंकि देखिए सबसे बड़ा चीज ये है कि जो फैक्ट्री है वह फैक्ट्री इतना इम्पोर्टेंट बन गई है कि उससे हर आदमी का जीविका जुड़ा हुआ। अगर फैक्ट्री बंद है तो ओनर ऑफ द फैक्ट्री को भी नुकसान हो रहा है, कम हो रहा हो या ज्यादा हो, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? वर्कर्स को हो रहा है, क्योंकि वर्कर्स पर डे कमाते हैं, पर डे खाते हैं, उनके पास बैंक बैलेंस नहीं है, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम दे डोंट हैव, दे पर डे अर्न, पर डे दे अर्न, पर डे दे डू हार्ड लेबर, दे गेट मनी, तो वे खाते और कमाते हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है। लेकिन जो बीच में ट्रेड यूनियन है, जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन मार्केट में जाएगा नहीं, तो उसकी क्या सेलिंग होगी, क्या परचेसिंग होगी, वो भी कहाँ पर डिपेंड करता है? फैक्ट्री पर डिपेंड कर रहा है। इन दिस वे यू कम टू नो कि एक अलग वर्ग जो है जो ट्रेड यूनियन के हैं, वो ट्रेड यूनियन का जो वर्ग है साइमन हार्नेस, उनको भी इसकी चिंता है। और साइमन हार्नेस आते हैं और कहते हैं क्या कहते हैं? कहते हैं कि वे जो है विड्रा करेंगे इस तरह की चीजों को, कि उनको समझाएंगे ट्रेड यूनियन को कि वे अपनी मांगों को कम करें ताकि स्ट्राइक खत्म हो सके। उनका एक स्टेटमेंट है और वो कहते हैं कि ही विल मेक द मेन विड्रा, वे उन आदमियों से कहेंगे, ही विल मेक द मेन विड्रा, वे उन आदमियों से कहेंगे विड्रा करें देयर एक्सेसिव डिमांड। मैंने इस लाइन को इसलिए पढ़ा कि ट्रेड यूनियन की नजर में और जो चेयरमैन ऑफ द फैक्ट्री है उनकी नजर में मजदूरों की जो डिमांड है वह क्या है? एक्सेसिव डिमांड है। ध्यान से सुनिएगा, वो ये नहीं कहते कि सारी डिमांड को जो है नहीं मानी जाएगी। उन्होंने कहा जो एक्सेसिव डिमांड्स है वह जो है क्या किया जाए कि उसको कम करें। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि यह इनकी नजर में तो एक्सेसिव हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि लेबर क्लास की नजर में या जो वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री है उनकी नजर में यह एक्सेसिव है, या उनकी जरूरत। तो वो कहते हैं मैं बीच का रास्ता अपनाऊंगा, एक ऐसा डिमांड लेकर के आऊंगा जो आपको भी स्वीकार्य हो और उनको भी स्वीकार्य हो। और वे कहते हैं कि मैं रास्ता यही निकालूंगा जो एक्सेसिव डिमांड है उसको वे विड्रा करें। जब वे 2 कदम पीछे हटेंगे तो 2 कदम आप भी पीछे हट करके चीजें हों। तो इस चीज को लेकर के वे कहते हैं कि एक्सेसिव डिमांड को वो करें। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एंड द डायरेक्टर शुड एग्री टू द यूनियन डिमांड, और जो डायरेक्टर है उनको जो है क्या होना चाहिए? यूनियन की डिमांड से सहमत होना चाहिए, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इसका मतलब अगर आप देखेंगे, अगर एक कभी क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के बीच में और जो वर्कर्स ऑफ द लीडर है उनके बीच में मीडियोकर का काम कौन करता है, मध्यस्थता का काम कौन करता है, तो मध्यस्थता का काम साइमन हार्नेस करें, ट्रेड यूनियन। क्योंकि 3 यूनियन है, तीनों अलग अलग, ट्रेड यूनियन अलग है, वर्कर्स का यूनियन अलग है, और साथ ही साथ आपके जो फैक्ट्री ओनर ऑफ द फैक्ट्री है वो अलग। ओनर ऑफ द फैक्ट्री सबसे बड़ी पोस्ट होगी जो फैक्ट्री का मालिक है, लेकिन उनके प्रोडक्ट को बेचेगा कौन? ट्रेड यूनियन वाले ही यहाँ से वहां पहुंचाएंगे और उनको बेचेंगे। तो जब उनका भी इम्पोर्टेंस है, इसीलिए साइमन हार्नेस उस आवाज को बुलंद करते हैं या उस आवाज को कहते हैं। तो मैं सोनिया जी से एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि सोनिया, जो साइमन हार्नेस है वो क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? सोनिया। जी सर। सर साइमन हार्नेस कहते हैं कि मतलब वर्कर से बात करेंगे और बीच का रास्ता अपनाऊंगा कि जो लेबर वर्ग हैं जो उनकी एक्सेसिव डिमांड्स हैं वो कम करें और मतलब स्ट्राइक बंद करें। स्ट्राइक बंद करे। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि जो ट्रेड यूनियन की जो डिमांड, सॉरी जो यूनियन की डिमांड है उस यूनियन की डिमांड को जो जायज डिमांड होगी, इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द डायरेक्टर ऑफ द, जो डायरेक्टर है, चेयरमैन है,
उनको कहीं ना कहीं उसको क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना चाहिए। सो इन दिस वे यू फाइंड व्हाट, इन दिस वे यू फाइंड या यू कम टू नो कि एक रास्ता थोड़ा सा ऐसा लगता है गुंजाइश है निकलने के लिए कि वहां से आता है। मैं गोपाल जी से जानना चाहूंगा, गोपाल जी मैंने किन 2 पॉइंट को बताया था कि आप देखते हैं कि एक की पॉइंट है पूरे ड्रामा का, की पॉइंट आपको क्या नजर आता है, किस चीज को आप देखते हैं? Sir, first of all, it was a prolonged strike. First of all, and then it was a clash between the company's chairman, between the leaders of the committee. गुड गुड। तो 2 पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि क्लैश या कन्फ्रंटेशन बिटवीन लीडर्स, जो आपका वर्कर्स के जो लीडर हैं उनके बीच में और कंपनी के चेयरमैन के बीच में कन्फ्रंटेशन है, और प्रोलॉन्ग्ड स्ट्राइक, 2 पार्टिकुलर चीज आपको जो है ध्यान में रखनी है। मैं जो है शीतल जी से जानना चाहूंगा कि शीतल जी जो ये बैठक बुलाई गई है ये कहाँ पर, किस जगह पर बुलाई गई? जी उस सर। जगह का नाम या सर उस जगह का त्रिनाथा, यस सर, सर त्रिनाथा टिन प्लेट। त्रिनाथा टिन प्लेट में बैठक है। गुड, त्रिनाथा टिन प्लेट में बैठक बुलाई गई। मैं सोनाली मैडम जानना चाहूंगा कि मैडम जो ट्रेड यूनियन के जो लीडर है उनका क्या नाम? सर साइमन हार्नेस। साइमन हार्नेस, ट्रेड यूनियन के लीडर का नाम साइमन हार्नेस। ठीक है, मैं आपसे एक और क्वेश्चन लूंगा कि ये प्ले जो है कब आया हुआ? 1909 में सर, लंदन में। लंदन में आया, लंदन के। और मैं मनोज शुक्ला जी की फैमिली से मैं जानना चाहूंगा कि लंदन के किस थिएटर में इसको परफॉर्म किया गया मैडम? सर रॉयल स्टेज जी नो 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 जी, रॉयल थिएटर में। नो। नो सर, ड्यूक ऑफ यॉर्क्स। ड्यूक तिब्बत ऑफ मैडम, यॉर्क्स। ड्यूक सर ऑफ यॉर्क। सर किम थिएटर में हुआ है। कौन से थिएटर में? सर किम ऑफ यॉर्क थिएटर। ड्यूक ऑफ यॉर्क, DUK, ड्यूक क्यू ऑफ ऑफ यॉर्क, यॉर्क, ड्यूक क्यू ऑफ ऑफ यॉर्क यॉर्क। या ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में। मैं रकीब जी से क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि जब न्यूयॉर्क में ये परफॉर्म किया गया था तो किस थिएटर में परफॉर्म किया गया था? रकीब जी, शादाब, शादाब, सुरभि। यस सर। बेटा जब ये जो है न्यूयॉर्क में परफॉर्म किया गया था तो न्यूयॉर्क में किस थिएटर में परफॉर्म किया गया? सर न्यू थिएटर। या ओके, न्यूयॉर्क में न्यू थिएटर में परफॉर्म किया गया। दोनों का ईयर एक ही है। 1909 में न्यूयॉर्क में भी परफॉर्म हुआ, 1909 में लंदन में भी परफॉर्म हुआ है। 1909 में जब लंदन में परफॉर्म हुआ था तो ड्यूक ऑफ यॉर्क थिएटर में परफॉर्म हुआ है, और न्यूयॉर्क में जब ये परफॉर्म हुआ तो न्यू थिएटर में। न्यू से अगर आप ध्यान में रखेंगे तो न्यूयॉर्क और न्यू थिएटर दोनों चीज क्लियर हो जाए। मैं बरखा जी से जो है एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि बरखा जी जो प्ले है यह कितने एक्ट में? जी सर 3 एक्ट में। 3 एक्ट। ठीक है, गुड। जी सर। सबा कौशल ने ज्वाइन किया है, सबा जी से। सबा, यहाँ पे आपका नाम लिखा है, वहीं पे माइक का सिंबल है, यू कैन अनम्यूट। यस सर। सबा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ये प्ले है इसके पीछे इससे पहले एक और प्ले आया था जो अनसक्सेसफुल था, उसका क्या नाम है? इस प्ले से पहले जान राजवती ने एक और प्ले लिखा है जो अनसक्सेसफुल था, क्या नाम था? सर आई थिंक जॉय। आई थिंक जॉय। या जॉय। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। इट्स जॉय। आवाज मेरी सबको नहीं जा रही है? सर ये सब कुछ शोर टाइप का हो रहा है। सर वी आर टीचिंग यू वॉइस। सर डिस्टरबेंस हो रहा है। सब अपने आपको म्यूट करिए। ओके सर। वहीं पे टच करके म्यूट करिए।
अब मेरी आवाज जा रही है? यस Yes, सर। sir. ओके ओके। सो मेरा जो क्वेश्चन था कि एक और प्ले आया था जो अनसक्सेसफुल था, वह कौन सा था? वह उनका जॉय प्ले था। तो अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया, पूरी सिचुएशन क्या थीम है, कहाँ परफॉर्म हुआ, कब आया है, वो क्वेश्चन भी मैंने आपसे ले लिया। आगे भी मैं और अभी कवर करूंगा, छोटे छोटे यूनिट पे बांट करके डिस्कशन हो रहा है। तो एक तो रोल साइमन हार्नेस का आपको मैंने बताया कि साइमन हार्नेस बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, और वो इसको जो है कहते हैं कि मैं जाऊंगा, जो वर्कर्स हैं उनकी जो डिमांड है उसको मैं कहूंगा कम करें और जायज डिमांड हो, और उस डिमांड को किसको मानना चाहिए? जो आप कह सकते हैं डायरेक्टर है या चेयरमैन है फैक्ट्री के, मानना चाहिए। उसी तरफ जो है एक दूसरा कैरेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया था, डेविड रॉबर्ट। डेविड जो रॉबर्ट है, जो लीडर है, किसके लीडर है? मेंस कमेटी। मेंस कमेटी का मतलब इनका अपना यूनियन है, जो मजदूर वर्ग है उसका अपना यूनियन है। तो उस यूनियन का नाम क्या है? मेंस कमेटी। ये आप बहुत अच्छे ढंग से सुनते चलिए, ध्यान से रखिएगा। जो मजदूर वर्ग है उसका अपना जो यूनियन है, उस यूनियन का नाम है मेंस कमेटी। और उस यूनियन के जो लीडर हैं उनका नाम है डेविड रॉबर्ट। उनका नाम क्या है? डेविड रॉबर्ट। और रिमेंबर दैट कि डेविड रॉबर्ट जो है जो है क्या कहते हैं, जो डेविड रॉबर्ट है, डेविड रॉबर्ट इस चीज से एग्री नहीं है कि स्ट्राइक खत्म की जाए। So remember that the David Roberts, leaders of the main committee, says that he wants the strike to continue. वो चाहते हैं कि स्ट्राइक क्या हो? कंटिन्यू। उसके बाद जो है until their demands are met, जब तक कि उनकी डिमांड पूरी नहीं हो जाती, जो भी उनकी डिमांड है उससे कोई कटौती नहीं होगी। तो इन दिस वे यू फाइंड। और जबकि जो मेन है वे क्या है? स्टार्विंग कंडीशन में। ये पॉइंट आप नोट करके रखिएगा कि जो लोग हैं वे भुखमरी के कगार पर चले गए हैं स्ट्राइक होने की वजह से, फैक्ट्री के बंद होने की वजह से, लेकिन जो मेन है वे अपने लीडर की वजह से पीस रहे हैं। उनका जो लीडर डेविड रॉबर्ट है वो कहते हैं इतने बिंदु हैं, इतने बिंदुओं को उनको स्वीकार किया जाना चाहिए। तो ये जो दोनों की लड़ाई झगड़े में जो जो वर्कर है उनका परिवार पिस रहा है या वो पिस रहा है, दिस थिंग यू फाइंड। सो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, खासकर मैं सिकंदर जी जी, मेरा जो क्वेश्चन है कि हु इज डेविड रॉबर्ट? हु इज डेविड रॉबर्ट? आप म्यूट कर लीजिए, आवाज भी आ रही है और अभी म्यूट कर लीजिए सिकंदर जी। अनीता, आशीष सिंह जी, आशीष जी, not getting your voice. Say something. Sir, are you getting my voice? Yeah, now I'm getting. Now I'm getting. Yeah, just I want to know who is David Robert. Sir, David Robert is the leader of the men's committee. Yeah, David Robert is the leader of the men's committee. And what is the, आप कह सकते हैं कि what is the desire of David Robert? David Robert की जो desire है वो क्या है, या what is his demand? डिमांड तो नहीं, मैं उसका मतलब वो क्या चाहते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकालते हैं? David Robert is rigid on continuous strike. Yeah, continue strike until our demands are going to be accepted. Fulfilled. तब तक रहेगी जब तक कि हमारी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये दो पॉइंट डेविड रॉबर्ट्स को लेकर के हमें ध्यान में रखना है, ठीक है? ओके, नाउ यू फाइंड दैट कि जब अगर कन्फ्रंटेशन दो लीडरों के बीच में होगा, कहीं पर भी है, अगर कोई प्रॉब्लम, लीडर जो है रिजिड हो जाता है और दो लीडरों के बीच में कन्फ्रंटेशन होती है, तो उसके पीछे चलने वाली जो जनता है वो सबसे ज्यादा सफर करती है। ये चीज यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ, यह बहुत बारीक एनालिसिस है कि कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि कोई भी, चाहे वो ट्रेड यूनियन का लीडर होगा, चाहे मेंस कमेटी का लीडर है, चाहे चेयरमैन किसी उसका है,
अगर लीडर को आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव मान लिया और एक प्रोग्राम आपने डिसाइड किया कि इतनी सारी डिमांड्स होनी चाहिए और उस डिमांड को अगर नहीं पूरा हो रहा है, दोनों दोनों लिबरल नहीं है, दोनों स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनके पीछे चलने वाली जनता सबसे ज्यादा भुगतती है। और उनकी कंडीशन क्या है, जो लेबर क्लास के लोग हैं वे एक समय स्टार्विंग कंडीशन में आते हैं, भुखमरी के कगार पर आते हैं। ये चीज दिखाया गया है। आगे का जो एक पॉइंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि इट इज अ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द एल्डरली कंपनी चेयरमैन जॉन एंथनी, हमें पता है और हमें ने बताया कि जॉन एंथनी की बेटी भी है जिसका नाम एनिड अंडरवुड है, ठीक है, या उसके कन्फ्रंटेशन को है, एंड डेविड रॉबर्ट, ठीक है, डेविड रॉबर्ट्स को, एंड नीदर गिव्स वे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की जा रही कि उनमें से कोई दोनों रास्ता निकालने को तैयार है। जॉन एंथनी भी रास्ता निकालने को नहीं तैयार है और साथ ही साथ जो है वो भी नहीं, उनका ये कहना है कि ये मेरी डिमांड है, ये पार्टिकुलर चीज होना चाहिए। तो ये जो कन्फ्रंटेशन है यह दो वर्ग का ना होकर के दो व्यक्तियों का कन्फ्रंटेशन बन गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपने किसी को अपना नेता चुन लिया, तो नेता जो है क्या करेगा, डिमांड तो लेकर के जाएगा लेकिन वही अपनी बात रखेगा, वही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, फिर आप क्या करेंगे, उसी पर विश्वास करेंगे। And the same thing we find here. We find here कि और and they are not ready to give any any final resolution. You don't find कि वे लोग कोई भी final resolution देने को तैयार नहीं कि इस प्रॉब्लम का इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। नो, नॉट ऐसा। अब यहाँ पे जो है जो एक सेक्शन ये था जहाँ पे मेल वर्ग की जो साइकी है, मेल वर्ग का जो ईगो है, या दो एक लीडर का जो मेंस कमेटी के लीडर हैं और जो कंपनी के चेयरमैन हैं, उनके बीच का कन्फ्रंटेशन का असर मजदूर वर्ग की फैमिली पर क्या पड़ सकता है, अब इसे देखने के लिए यू फाइंड दैट कि एनीड अंडरवुड जो डॉटर है, किसकी डॉटर है, कंपनी के चेयरमैन, कंपनी के जो चेयरमैन हैं जॉन एंथनी, जॉन एंथनी की बेटी एनीड अंडरवुड, डॉटर ऑफ जॉन एंथनी, वो जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने फादर से मिलती है और उनसे बात करती है। सवाल ये उठता कि क्यों मिलती है, उनको क्या इंटरेस्ट है, ये तो मामला फादर का है और फादर के साथ साथ जो है जो मेंस यूनियन के लीडर है ये उनका मामला है, लेकिन बेटी को दखल अंदाजी क्यों दे रही है? बेटी इसलिए दखल अंदाजी दे रही है कि जो मेंस जो यूनियन है, जो उसके जो लीडर है जिनका नाम क्या है, जिनका नाम डेविड रॉबर्ट है, उनकी वाइफ इनके यहाँ नौकर है। इसके यहाँ नौकर है एनी अंडरवुड के। तो वो जा करके बार बार बताती है कि किस तरह की समस्या मेरे घर में, मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरा ही परिवार नहीं, मेरे जैसे तमाम लोगों के बच्चे जो है उनका परिवार भूखा है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो उसके दर्द को जब ये सुनती है, तो एक महिला के दर्द को सुन रही, तो यहाँ पे ड्रामेटिस्ट ने दिखाया कि वह इंटरेस्ट ले रही और वह भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आती है। क्यों आती है? बिकॉज शी नोज इट वेरी वेल द प्रॉब्लम दैट इज गोइंग टू बी फेस्ड बाय whom, द प्रॉब्लम दैट इज गोइंग टू बी फेस्ड बाय उस लेडी के द्वारा, जो उसके घर में जो है क्या है, नौकरानी है। सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड जो वाइफ है, किसकी वाइफ है? डेविड रॉबर्ट की, जिसका नाम क्या है, एनी है, ANNI। सो मैंने बताया कि दो तरह की साइकोलॉजी, एक तो वीमेन साइकोलॉजी, यहाँ पे आपको समझना है कि इस पुरुषों की लड़ाई में वीमेन कितना ज्यादा सफर कर रही है, और जब वो सफर करती हैं तो उनका परिवार, उनके बच्चे, वे सबके सब जो एक माहौल बनता है, उस पार्टिकुलर चीज को आपको ध्यान में रखना है। और उसको सॉल्व करने के लिए एक फीमेल जो कि बेटी भी है किसी की, वह जो है अपनी नौकरानी की दर्द या उसकी व्यथा को सुनती है और अपने फादर के यहाँ हाजिरी जाके लगाती है, जबकि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। वह इसलिए हाजिरी लगाती है बिकॉज कि जो बच्चे हैं, जो वाइफ हैं, वे जो है भुखमरी के कगार पर है, इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। लेकिन दो मेल, एक कंपनी के चेयरमैन और एक जो है मेंस जो यूनियन है, वे उनका अपना ईगो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम करता है। हियर यू फाइंड दैट कि रॉबर्ट की जो वाइफ एनी है, जैसा मैंने जिक्र भी किया कि वो जो है मेड सर्वेंट है, वो एनी अंडरवुड से मिलती है और अपनी पूरी व्यथा सुनाती है और एनी अंडरवुड अपने फादर के यहाँ हाजिरी लगाती इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है।
एक इंटरेस्टिंग आदमी है जिसका नाम है हेनरी टेक, जो कंपनी के सेक्रेटरी, हेनरी टेक कंपनी सेक्रेटरी, वो जो है क्या बताते हैं, टेल्स एंथनी व्हाट डिड ही टेल, ही टेल कि ही मे बी आउट वोटेड बाय द बोर्ड, कि हो सकता है कि बोर्ड के लोग उनको स्वीकार ना करें और उनको आउट वोटेड कर दिया जाए, उनका वोट का कोई महत्व ना हो, उसको कंपनी से बाहर कर। अगर एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा वो आदमी है जो कंपनी का सेक्रेटरी है और जो ये कहता है कि हो सकता है कि मुझे कंपनी से बाहर कर दिया जाए, यह कैरेक्टर कौन है, हेनरी टेक, HENRY, हेनरी टेक, TECN. So remember that if any question comes, who believes that he will be outvoted from the company, that is who, that is Henry Tate. और यहाँ पर जब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो कैपिटलिस्ट, हेलो, what did you say, sir? outvoted, OUTVOTED. Okay, sir. एंड रिमेम्बर दैट कि जो डेविड रॉबर्ट है, जब वो देखता है कि कैपिटलिस्ट मेंटालिटी है, तो डेविड रॉबर्ट का एक डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मैंने नोट करके आपको बता रहा हूँ कि वन डायलॉग ऑफ रॉबर्ट इज हाईली रिमार्केबल, और वह कौन सा है, द फाइट इज अगेंस्ट कैपिटल। वो कहते हैं कि यह जो स्ट्राइक है यह किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, कि किसी के कुर्सी के खिलाफ नहीं, बल्कि एक आइडियोलॉजी के खिलाफ है, और वह आइडियोलॉजी क्या है, कैपिटलिस्ट मेंटालिटी। द फाइट इज अगेंस्ट कैपिटल। आगे वो कहते हैं कि कैपिटल क्या है, क्या कैपिटलिज्म क्या है, अ व्हाइट फेस्ड स्टोनी हार्टेड मॉन्स्टर। कैपिटल एक मॉन्स्टर है, जाइंट है, GIANT, विशाल कद वाला राक्षस है, और वह जो है क्या करता है, व्हाइट फेस्ड है। वह व्हाइट फेस्ड, देखने में बहुत सोफिस्टिकेटेड, वेल कल्चर्ड है, पार उसके पास है, लेकिन वह क्या, व्हाइट फेस्ड स्टोनी हार्ट है, लेकिन उसका हृदय पत्थर का, वह पिघलने वाला नहीं। सो यू फाइंड दैट कि ये डायलॉग किसका है, डेविड रॉबर्ट का है। वो कहते हैं यह जो स्ट्राइक है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ है। तो एक आइडियोलॉजी का भी संघर्ष दिखाया गया, लेकिन उस आइडियोलॉजी में पिछले हुए परिवार की स्थितियां भी है, औरतों की भी मनोदशा है, बच्चों की भी मनोदशा है, और जो लीडर है वो जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। एक और कैरेक्टर आते हैं, एडगर है, वह भी कंपनी के एक डायरेक्टर हैं। उनकी जो सिंपैथी है वो स्ट्राइकर के प्रति, एडगर की सिंपैथी स्ट्राइकर के प्रति। जॉन एंथनी एक जो कैरेक्टर है, जॉन एंथनी का मैंने जिक्र किया था, जो चेयरमैन है, जो सबसे एल्डरली चेयरमैन है। जॉन एंथनी कहते हैं कि नहीं, वर्कर के साथ हमें ब्रूटल बिहेव करना पड़ेगा, उनको रॉड से ही मारने पर स्टिक का यूज करना पड़ेगा। तो जॉन एंथनी का जो आइडियोलॉजी है वह क्या है, वह है उनका अपना हार्ड डिसिप्लिन, या आप कह सकते हैं कि एक ऐसा शासन जो जस्ट लाइक मोनोपोली हो, जिसमें जो है चीजों पर दबाव डाल करके चीजें की जाए, इस तरह की चीजों को आप पाते हैं। बाद में जो है क्या होता है कि यू विल कम टू नो कि उसकी वाइफ मर जाती है। किसकी वाइफ मर जाती है, एनी। एनी जो है मर जाती है, बार बार अपने हस्बैंड से और लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि इस स्ट्राइक को खत्म किया जाए, लेकिन यू विल कम टू नो, वह दम तोड़ देती है, और ये सूचना सबको मिलती है। तो बाद में जो है ये चीज होता है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया जाएगा, और उसका रास्ता या उसके निकालने की जिम्मेदारी जो है खुद जाती साइमन हार्नेस होती है। इस तरह की चीजें, तो आप ये देखेंगे कि इस स्ट्राइक में ये दिया कि किसी को, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जॉन गाल्सवर्दी ने ये दिखाने की कोशिश की कि स्ट्राइक में किसी को कुछ नहीं मिला नुकसान के सिवा। और स्ट्राइक तो अपनी जगह सही है, लेकिन स्ट्राइक जो है यह जीत में बदल जाती है, और यह जीत जो है पूरी कम्युनिटी की जीत नहीं है, तो लीडरों की जीत। तो लीडरों की जीत की वजह से एक बड़ा लॉस होता है, डेविड रॉबर्ट का परिवार बिखर जाता है, और साथ ही साथ एक मेंटेलिटी निकल करके आती है, और वह मेंटेलिटी क्या है, वह मेंटेलिटी जो है कि किस तरह से उच्च वर्ग जो है निम्न वर्ग के बारे में सोचता है, उसकी सोच क्या है, और वह कैसे उस पार्टिकुलर चीज को लेता है, कैसे उनको जो है ट्रीट करता है। और फिर भी कोई अभी भी रिजल्ट नहीं निकला, या कोई उसका सॉल्यूशन नहीं निकला, एंड आप कह सकते हैं कि
एक जिम्मेदारी दी जाती है कि हाँ कुछ प्रॉपर तरीका निकाला जाए, लेकिन जो एक सोच है वह सोच ये है कि हाउ द पीपल ऑफ वर्किंग क्लास आर गोइंग टू बी ट्रीटेड बाय द वर्कर्स ऑफ बाय द ओनर ऑफ द फैक्ट्री, रिलेशनशिप बिटवीन द ओनर ऑफ द फैक्ट्री एंड द वर्कर्स। लेकिन इन्होंने अपना लीडर चुन लिया, उस वजह से यह कन्फ्रंटेशन में एक ईगो भी देखने को यहाँ पर मिलता है। सो यू विल कम टू एक बहुत ही हार्श रियलिटी दिखाई गई है, और उस हार्श रियलिटी में मिडिल क्लास का दम तोड़ना, वर्कर्स का दम तोड़ना। लेकिन कुछ लिबरल पक्ष भी आते हैं कंपनी से, इसमें एक लिबरल पक्ष या एक आवाज कौन सी सुनाई देगी, एडगर की आवाज सुनाई देगी कि एडगर का अपना जो है जो एक वो भी एक डायरेक्टर उन्हीं में से है, उनका एक कहना है कि नहीं हमें सिंपैथी दिखाना चाहिए। इसका मतलब है कि इन सारी कुर्बानियों के बाद कुछ सोच बदल रही है, एक उधर सोच बदल रही है और इधर से जो एक ईगो का प्रॉब्लम था उसमें भी कुछ ना कुछ कमी आती है और ये जिम्मेदारी दी जाती है कि इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकाल। तो इन दिस वे यू फाइंड दिस पार्टिकुलर ड्रामा एंड मैं आपको जो है अभी तुरंत इसका मैटर भेज दे रहा हूँ, because I have to go somewhere. I can't leave anything or any suggestion. If you want to say anything, you can just drop.